अस्सलाम वालेकुम। जिस बात का अंदेशा था, अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर तमाम बैनुल अक़वामी असूल ज़वाबित कवानीन उसकी धज्जियाँ बखेरी और ईरान के ऊपर अटैक करते हुए आयतुल्लाह अली ख़ामेनी उनको शहीद कर दिया। ईरान के ऊपर जो हमले हैं ये किसी भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत उनको सैंक्शन नहीं किया जा सकता। ईरान ऐसा क्या कर रहा था कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसको अटैक करना पड़ता। जब उनकी सेनेट कमेटी के सामने सवालात हुए हैं तो पूछा गया है कि क्या ईरान की जानिब से किसी पेशगी हमले का ख़तरा था, तो जवाब में उन्होंने बताया कि नहीं, पेशगी हमले का ख़तरा नहीं था। तो जो एक एंड गोल अमेरिका का और इसराइल का है वो उस नेतन्याहू के पिछले 10, 12, 14 साल के बयानात इकट्ठे करके सुन लें तो वो एक ही है, वो ईरान को इस खित्ते से एलिमिनेट करना उनका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ईरान के पास इब्तदाई तौर पर कुछ न्यूक्लियर की कैपेसिटी मौजूद है। वो न्यूक्लियर वो स्टेज पे नहीं है जो 93% एनरिच्ड यूरेनियम आप कर लेते हैं और उसको आप एक बम की या डिवाइस की शक्ल ले जा सकते हैं। वो अभी बहुत इब्तदाई शक्ल में, क्रूड फॉर्म में अगर कोई बम बनाना हो तो शायद वो इस काबिल हो। अदरवाइज़ जो रिफाइंड डिवाइसेस खुद इसराइल बनाता है वो ईरान के पास सलाहियत नहीं है। और पिछली दफ़ा भी जब इन्होंने वो 30,000 पाउंड के ऊपर से बम गिराए थे तो दावा ये किया था कि हमने उनकी इस्फहान में, नेतन्स में और दीगर जगहों पे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको मुकम्मल तबाह कर दिया। तो अब दोबारा क्या करने गए थे? मुतालबा ये करते हैं कि हमने इससे मिसाइल प्रोग्राम भी इसका मुकम्मल डिस्ट्रॉय करना है। वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है, उसको अपने दिफा का हक़ नहीं है। वो अपनी ज़मीन पे आबाद है। ईरान इसराइल की तरह फ़लस्तीनी ज़मीन पे काबिज़ भी नहीं है। तो जितने दुनिया के असूल ज़ाबित हो सकते हैं उस सारों की नफ़ी करते हुए ईरान के ऊपर हमला किया गया, उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया, वहाँ सिविलियन की कैजुअल्टीज़ हुई, स्कूल के ऊपर अटैक हुआ, बच्चियों के ऊपर, उसकी ख़बरें आ रही हैं। तो ये एक ऐसा अफसोसनाक लम्हा है जहाँ मुस्लिम दुनिया के पास इसका कोई हल नहीं है, बल्कि उसका फॉलोआउट जो है वो हो सकता है मज़ीद मुस्लिम दुनिया के अंदर खून रेज़ी की तरफ ले जाए। जितनी मिलिट्री बेसिस हैं इस इलाके में वो बेशतर मुसलमान ममालिक के अंदर अमेरिका ने अपनी अपनी बेस बनाई हुई है। यूएई के अंदर भी वो बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी उनकी एयर बेस कतर के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर वो बैठे हुए हैं, बहरीन के अंदर बहुत बड़ा उनका एक नेवल अड्डा है। इन सारी जगहों के ऊपर ईरान ने अपने मिसाइल मारे हैं। तो अब जवाबी तौर से उधर से भी रिएक्शन आ रहा है। तो एक ऐसी दुनिया दोराहे के ऊपर खड़ी है जहाँ जो नेतन्याहू का पसंदीदा काम हो सकता था ना, वो जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उनका कि वो मुसलमान दुनिया में कहीं अमन सुकून ना आ जाए। ये जो अरब स्प्रिंग आज से 10-12 साल पहले शुरू हुई थी उसने भी इन मुसलमान मुल्कों को ही लपेट में लिया था। कहीं यमन तबाह हुआ, कहीं लीबिया तबाह हुआ, कहीं शाम तबाह हुआ। तो जो बच गए थे वो इस किसी जंग की शक्ल में उनका भी वो मलिया मेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए आंखें खोलना होंगी। मैं जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी तो उस ज़माने से मैं बार बार कहता था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और चाइना, इन चारों को मिलकर एक डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट करना पड़ेगा। तो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो अल्लाह ताला की कैसा मेहरबानी हुई है कि कतर के ऊपर जब इसराइल ने अटैक किया तो सऊदीज़ जो पहले रिलक्टेंट थे इस तरह की किसी भी इंगेजमेंट से, उन्होंने ख़ुद आगे बढ़कर पाकिस्तान से वो डिफेंस पैक्ट फाइनलाइज़ कर लिया। लेकिन शायद अब वो मौका आ गया है कि चाइना, सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान मिल के वही वो आर्टिकल 5 जो नेटो वाली क्लॉज है कि अटैक अगेंस्ट वन, अटैक अगेंस्ट ऑल, उसी को सामने रखते हुए अपने दिफा को, अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। अदरवाइज़ ये इनके जो प्लान्स हैं एक के बाद एक मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला करके उसको कमज़ोर करने के, ये चलते जाएंगे। ईरान की जो जवाबी कार्रवाई हैं इस वक्त, उन्होंने अपना हरमुज़ को जो बंद किया हुआ है, उससे ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यूरोप जो है वो एक क्राइसिस में आएगा क्योंकि ये जितनी देर, सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ईरान इसको सस्टेन कर सकता है फॉर नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स। अगर वो ये सस्टेन कर सकता है तो ये वेस्ट के लिए बहुत बड़ी इसकी कीमत है। मालूम नहीं कि वो इसको चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे पूछेंगे इनका आखिर कहाँ पर होगा, अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम क्या हैं, क्या वो ईरान अपनी मौजूदा शक्ल में बरकरार रहेगा या वो जो नेतन्याहू के मंसूबे हैं कि ईरान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए उसमें वो कामयाब होगा। अभी तक ईरानी कौम इंटैक्ट है और अल्लाह करे वो बरकरार रहे और उसकी सालमियत बरकरार रहे, क्योंकि इस खित्ते में जितना आदम इस्तेहकाम ईरान के बिखरने से आएगा वो अभी तसव्वुर ही किया जा सकता है, उसकी इम्पैक्ट को आप गेज नहीं कर सकते। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, एजाज़ चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं और नामवर सफारतकार हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा भी रहे और सीनियर मुस्लिम लीगी लीडर हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एजाज़ चौधरी साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत और ईरान का जो रिएक्शन है, आप इसके ऊपर ओवरऑल आपकी असेसमेंट क्या है, ये किधर जाता देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने जिस तरह इब्तदाइये में कहा ये सरीहन जारहियत है, नंगी जारहियत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में
जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, बैनुल अक़वामी कानून नामी कोई चीज़ रही भी नहीं है। ना कोई इदारा ऐसा रह गया है जो ये इस किस्म के मामलात को रोक सके। तो चुनांचे एक ताकत का इस्तेमाल है और बेदरेग है और यकतरफा है और कोई रोक टोक वाला नहीं है। तो इस किस्म का माहौल है जिसमें अमेरिका ने चूंकि फैसला कर लिया हुआ था कि इसराइल का जो मंसूबा है बड़ा, यानी ग्रेटर इसराइल बनाने का, उसकी राह में अब कोई अगर मज़ाहमत रह गई है तो वो ईरान है। तो इसलिए ये मुज़ाकरात तो एक बहाना है साहब, क्योंकि जिस तरह बर्नी सैंडर्स ने आज से 3 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में कहा था ना कि तरीका वारदात ये है हमारा कि अगर हमने हमला करना है तो पहले हम मुज़ाकरात में ऐसी शराइत पेश कर देते हैं जो पूरी हो ही ना सकनी हो, और उसके बाद हम कहते हैं कि अब हम अटैक करेंगे। तकरीबन उसी तरीके से न्यूक्लियर पे तो ईरानी मान गए थे, ओमान के वजीर खारजा ने कह दिया कि वो मान गए थे, जीरो एनरिचमेंट पे, जीरो स्टॉक पाइलिंग पे। लेकिन चूंकि उन्होंने हमला करना था, इसलिए वो आगे उस साइड पे। तो चनाचे अब वो तो हो गया। अब देखना ये है कि आगे से क्या होगा। यानी दो सिनेरियोज जो मुझे नजर आ रहे हैं वो इस तरह हैं कि पहला वाला जो सिनेरियो है वो तो ये है कि ईरान के अंदर ठीक है, उनकी क़यादत की पहले रंग निकल एक एक तय चलेगी, फिर दूसरी आ जाएगी। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है तो इसलिए एकदम से हुकूमत तो नहीं गिरती, और वो उनके पास इतना मिसाइलों का जखीरा हो कि वो अटैक करना शुरू करें और उसमें अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए इतनी ज़्यादा नुकसान कर दें, जानी नुकसान कि वो खुद मजबूर होके कहें कि ठीक है जी अब हमें जंग रोकनी चाहिए, जिस तरह पिछले साल 12 रोज़ा जंग में हुआ। और दूसरा सीन ये है कि ईरान का जखीरा ख़त्म हो जाता है और अमेरिका उनके अंदर इतनी ज़्यादा बमबारी करता है कि वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, फसाद बर्पा हो जाता है और फसादात कूद पड़ते हैं, और वो यानी रजीम जो है ना वो कोलैप्स कर जाती है। मैं रजीम चेंज की बात नहीं करता, मैं रजीम कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रजीम चेंज तो दूसरे मरहले की बात है। अगर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को तैयार किया हुआ है, कोई पपेट तैयार की हुई है वहाँ खड़ी करने के लिए, लेकिन मकसद ही उनका सिर्फ ये था कि ईरान को कमज़ोर कर लिया जाए। अब इन दो सिनेरियोज में से जो तुर्ब का पत्ता है, जो अननोन बी फैक्टर, वो तो यही है कि क्या ईरान के पास वो मिसाइलों का ऐसा जखीरा है और वो ऐसे मिसाइल हैं कि वो वाकई ईरान इसराइल के जो आयरन डोम को यानी नुकसान पहुंचा सकें और जाके इसराइल के ऊपर गिरें। अभी भी वैसे भी पिछले साल भी कुछ ऐसा तो हुआ था, कुछ मिसाइल पहुंच गए थे। अभी भी ये दावा तो कर रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने अमरीकी 560 अमरीकी मार दिए, पर मेरा ख्याल है कि शायद इतना नहीं हो, क्योंकि अगर अमेरिका में इतने बॉडी बैग्स जाने शुरू हों तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल जंग रोकने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो दूसरा वाला सिनेरियो यानी ईरान के लिए अनलिमिटेड तो नहीं होगा। ऊपर से इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है नदीम साहब कि इन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई है उसमें उन्होंने गल्फ कंट्रीज को भी साथ ही कर दिया। मैं समझता हूँ कि वो ज़रा कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था। ईरान का ये इस्तदलाल कि आपके यहाँ जो अड्डे आपने दिए हुए हैं वो आपके नहीं है, वो तो सरजमीन दूसरे की है, वो गल्फ कंट्रीज नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा अपना फैसला, हम किसको अड्डे दें या ना दें, आपने हमारे मुल्क पे हमला नहीं करना था। तो जो एक थोड़ा बहुत इनके लिए स्पेस थी, उन्होंने तो कह रखा था कि हम अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे, तो वो जो स्पेस है इन्होंने थोड़ी सी अपनी कर दी। और पता नहीं अब इनके पास क्या इतना इस्तात है कि ये एक ही वक्त में 6-7 फ्रंट खोल के उनको लड़ सकें। बनाए हुरमुज भी बंद कर दें, इन गल्फ कंट्रीज पे भी वार करते जाएं और इसराइल को भी कमज़ोर करें। तो अगर वो इसमें कामयाब ना हुए तो मुझे शक है कि 3-4 हफ्ते में ईरान के पास शायद वो जखीरा ख़त्म हो जाए जो उनके पास अस्करी साजो सामान है, तो उसके बाद फिर एक तफरी का माहौल आ जाएगा। ये बड़े अफसोसनाक बात है, लेकिन लगता है कि ये मामला उस तरफ चल रहा है। जी खुरम साहब, आप क्या कहेंगे? ये जंग काफ़ी फैल गई है, तो ये जिस तरह अभी कहा एजाज साहब ने कि बहुत सारे गल्फ़ के ममालिक जो हैं उनकी जी साइट सेट हुई हैं जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे थे, तो एंड रिज़ल्ट क्या देखते हैं? एंड गोल अमेरिका और इसराइल आए हैं हमला करके, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और ईरान के रिस्पॉन्स से ये जंग क्या शक्ल इख्तियार करेगी? सदर ट्रंप ने आई थिंक कोई भाव नहीं छोड़ा जो उन्होंने जंग शुरू करते वक्त तकरीर की, उसमें वाजे कहा कि वो ईरान की हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं, रेजीम चेंज चाहते हैं। और जाहिर है उनका मकसद ये है कि जब तब्दीली हो तो एक ऐसी हुकूमत आए जो अमेरिका नवाज हो या इसराइल के अंगूठे के नीचे हो,
इसमें तो उनको फिलहाल तो कामयाबी होती नजर नहीं आ रही। एजाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अगर 4 हफ्ते के बाद के हालात तो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन जो पहला दाव था वो नाकाम हुआ है कि उनका ये, अगर अमेरिका का ये ख्याल था कि अली खामेनेई की शहादत से कोई ईरान में एक बड़ा लावा पक रहा है जो उबल पड़ेगा और उनकी हुकूमत को बहा ले जाएगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स हुआ है। अभी तक जो तमाम खबरें और इमेजेस हमने देखे हैं, ईरान में एक गम और गुस्से की लहर है अमेरिका के खिलाफ, और मरहूम खामेनेई की हक में। तो वहां तो जो पहला उनका टेस्ट है, और आई थिंक मेरे नजर में तो चाहे आज कर लें या 4 हफ्ते बाद कर लें, टेस्ट यही होगा कि क्या अमेरिका और इसराइल अपनी मर्जी की हुकूमत लाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इसी पर इस जंग का दारोमदार है, उसके अलावा तो नहीं है। और आगे जाते हुए देखिए, ईरान के पास एक तुरप का पत्ता है, वो भी अब सस्टेन करना, वो है आबनाए हुर्मुज, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहे हैं। तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। और दूसरा जो उन्होंने एक टैक्टिक खेला, इसके ऊपर अभी तारीख ने फैसला देना है कि ये दुरुस्त था कि गलत था, कि जो इन्होंने खलीजी ममालिक पर हमला किया है। अब ये हमला जो है वो उसकी असल मेरे ख्याल में वजह तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये खलीजी ममालिक जो दुनिया के साथ पूरी तरह ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, हम सब, बहुत सारी जो आपके नाजरीन भी किसी ना किसी एयरपोर्ट के थ्रू से गुजरे हैं, चाहे वो दुबई है, अबू धाबी है, या दोहा है, या उसके आगे बहरीन है, कुवैत है। तो वहां जब ये इन एयरपोर्टों का बंद होना, यहाँ बहरी ट्रैफिक बंद होना, इसके तेल पे भी असरात हैं, इसके एलएनजी पे भी असरात हैं, लेकिन ओवरऑल इन सब मुल्कों की जो स्टेबिलिटी है उस पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या यहाँ क्या ये एयरपोर्ट जिसमें हर किसी का ये ख्याल था कि अब तो ये स्टेबल रहेगा, वो जो तलस्सम है वो टूट गया है। अब ठीक है, इसमें मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, लेकिन इशू ये भी है कि यही आई थिंक जो वक्त की बात है, और दुरुस्त कह रहे हैं चौधरी साहब कि अगर जितना वक्त गुजरेगा उतना ईरान के लिए मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने ये पता खेला है कि ये जो ममालिक हैं, इनके लिए तो एक एक घंटा ग्लोबल इकोनॉमी से कट के रहना जो है वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये जितने घंटे एयरपोर्ट बंद रहता है तो उनको इशू होता है। तो ये जो है ईरान की गेम है। मेरे ख्याल में तो उनको फिलहाल तो कोई किसी किस्म की रजीम चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ ये जरूर है कि जो ईरान की अंदरूनी सूरत हाल है उसके बारे में हम पूरी तरह आगाह नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, जिस तरह भी कुवैत में आज सुबह 3 अमरीकी जहाज, अब ये 3 अमरीकी जहाजों का गिरना बड़े अचंभे की बात है कि जी फ्रेंडली फायर था, ये था, लेकिन ईरान ने अभी तक तो हम सबको सरप्राइज किया है अपनी मजामत से। और दूसरा मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान ने बड़ी बोल्डली ईरान की हिमायत की वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में, और अपना स्टैंड दिया है, और फिर ईरान ने उसको एक्नॉलेज भी किया है। अच्छा, डॉक्टर मरियम फातिमा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। आप बताइए कि आपको ये जंग किस तरफ जाती नज़र आती है, और ईरान का जो अभी इब्तदाई रिस्पांस है, क्या ईरान उसको बरकरार रख पाएगा कि अमेरिका और इसराइल पीछे हटने पे मजबूर हो जाए? जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं कुछ अहम बुनियादी बातों की तरफ इशारा करूँगी कि ईरान इस वक्त दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा होता है। इस वक्त वो विनेबल सॉल्यूशंस की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि वो जो है सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। तो आप देख लीजिए कि चूंकि हर किस्म के नेगोशिएशंस की ऑफर्स के बावजूद ईरान को जो है एक तरह से बैकस्टैप किया गया है, और उनको जो है ये पर फोर्स उनको डीन्यूक्लियराइज करने की एक उनके ऊपर इम्पोजिशन की गई है, वेस्ट की तरफ से कंडीशनलाइज किया गया। तो ईरान जो है जो वो सर्वाइवल ट्रैप में नहीं फंसना चाहता इस तरह की कंडीशंस के साथ, जहाँ पे उसको जो है इस किस्म के मामलात डिसआर्मामेंट की तरफ जो ले जाए और जिसकी वजह से वो बिल्कुल टूथलेस हो जाए, तो वो उससे जाहिर है वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और ईरान के ऊपर एक जंग भी मुसल्लत कर दी गई, उनके ऊपर अटैक किया 7-8 महीने के अंदर। दिस वॉज द सेकेंड अटैक। तो आप ये समझ लीजिए कि वेस्ट ने कुछ बातें जो है मिस कैलकुलेट की हैं या मिस रीड की हैं इरानियन सोसाइटी के बारे में, उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, उनकी रिलीजियस लीडरशिप है,
और साथ ही जो एक इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ इट्स अलायंसेस विद ग्रुप्स जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, और साथ ही बहुत बड़ा जो है शिया एक पॉपुलेशन भी है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो वेस्ट ने सबसे पहले मिस कैलकुलेशन तो ये की है कि उन्होंने जो आयतुल्ला और जो उनके खामिना साहिब हैं जिनकी विलायतुल फ़कीह का कॉन्सेप्ट है, उसको जो 37 ईयर्स से उन्होंने एक ग्रूमिंग की है अपनी पॉपुलेशन की, और वो बहुत कंसिडरेबल और सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। वो जो है उसके तहत जो है आयतुल्ला और जो उनकी विलायतुल फ़कीह का कॉन्सेप्ट है उसके साथ लोगों की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, उस आइडियोलॉजी के साथ अलाइनमेंट ज़्यादा है, और वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मल्टी लेयर्ड अंदाज में लोगों के अंदर की गई है वो आइडियोलॉजी। तो अगर वेस्ट को ये लग रहा था कि जैसे ही आयतुल्ला साहब को वो जो है शहादत के मनसब पर फाइज करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद जो है इरानियन लोग जो है लिबर्टी को जो है सेलिब्रेट करते हुए बाहर आ जाएंगे, तो ये जो है एक उनकी गलत एजम्पशन गलत साबित हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें समझना पड़ेगा कि इरानियंस जो है उनके अंदर एक ख़ास किस्म का नेशनलिज्म है, उनकी ख़ास किस्म की आइडियोलॉजी है, चाहे वो लोग मजहबी नहीं भी हैं, जो उनकी जो ए रिलीजियस पॉपुलेशन है वो भी किसी भी सूरत में बाहर के जो फॉरेन इंटरवेंशन के थ्रू लाई हुई इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट्स उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आयतुल्ला साहब की जो शहादत है उसने बेसिकली नेशनलिज्म को रैली किया है। द पीपल आर रैलिंग अराउंड द इरानियन फ्लैग, चाहे वो आयतुल्ला साहब की जो गवर्नमेंट थी उनसे डाइसेंट या इख्तिलाफात भी रखते थे, स्टिल वो जो एक उनके अंदर एक उनकी जो एबिलिटीज थी फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, और ये कि उनके अंदर एक उनका जो है फिर भी वो लोग डिसएंचेंटेड नहीं थे, उनको लग रहा था कि यही रिजीम जो है उनके इकोनॉमिकल जो वूज हैं उनको भी जो है किसी खास मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की सलाहियत रखती है। इसको हम कहते हैं लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऐसी होती है जिसके अंदर लोग जो लाइन कट। एजाज साहब, ये जो डॉक्टर मरियम ने अभी बात की, जिस तरीके से आयतुल्ला अली ख़ामेनाई की शहादत हुई है, बाज़ मैं अभी तबसरे पढ़ रहा था, मैं उसको तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन लगता तासुर ये मिलता है कि अली ख़ामेनाई साहब ने इस बात को तरजीह दी कि वो उसी कंपाउंड में रहें, तो उनकी बजाय ये कि किसी वो बंकर में छुपे हुए शहादत हो, तो वो अपनी जगह पे बैठे हैं, ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, वहीं शहादत हुई है। तो क्या इससे नेशनलिज्म उभारने में या कौम अपनी को यूनाइट करने में उनको ज़्यादा मदद और तक़वियत मिलेगी? लोग ज़्यादा यकजा होकर खड़े रहेंगे और जमकर मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे? जी, मेरा ख्याल है ये जो मरियम साहिबा कह रही थी मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। मैं खुद कोई 5.5 साल रहा हूँ ईरान में, और मैंने देखा है कि नेशनलिज्म बड़ा पैल्पेबल है। और वैसे भी किसी भी मुल्क पे जब जारियत होती है और इस तरह की नंगी जारियत होती है जिस तरह भी हुई है, और उनके लीडर को शहीद कर दिया जाता है, जिसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल भी है, तो फिर कौम मुतहिद हो जाती है। लेकिन जो इतिहाद है और सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक आपको एबिलिटी तो चाहिए ना उस जंग को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास जो मिलिट्री माइट है, फिर इसराइल के पास जिस किस्म की मिलिट्री माइट है, उसके लिए ईरान को कुछ तो अपनी दाखिली स्ट्रेंथ चाहिए, कुव्वत चाहिए, और कुछ उसको अलाइंसेस चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अलाइंसेस नहीं है ईरान के पास। यानी कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ईरान के साथ बिल्कुल आन खड़ा हो, शोल्डर टू शोल्डर, ऐसा कोई नहीं हुआ। रूस, आपने पता ही है कि रूस के पास शायद इतनी अहलियत नहीं है कि वो यूक्रेन जंग के होते हुए इधर आए। चीन जो है वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा है, वो दूसरी दूर की जंगों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। तो कोई ऐसा मुल्क उनके साथ नहीं है। तो आज आके उनकी जो दाखिली कुव्वत है, और दाखिली कुव्वत में भी उन्होंने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, जिस वजह से भी नहीं बनाया, और उनके पास आ जाके मिसाइल की कुव्वत रह गई है। अब ये मिसाइल की कुव्वत से कब तक वो उस बमबारी का करेंगे और कितनी देर तक, ये एक ऐसा है। वैसे तो आपको पता है कि ईरानी कौम जो है ना, वो कैजुअल्टी शाई नहीं है, यानी वो ले सकती है इस किस्म के धर्म। उन्होंने तो 8 साल 10 साल जंग लड़ी इराक के साथ, तो इस वजह से वो तो कर तो सकते हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान होगा, जानी भी और माली भी। और उसके बाद क्या वो हुकूमत ठहर सकेगी, किस हद तक ठहर सकेगी, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको ये बता बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है, उन्होंने कोई सिफारतकारी में अपना कोई ऐसा एलाई बनाया नहीं है। अब दूसरी तरफ वो तो अंधाधुंध कर रहे हैं ना। कांग्रेस जो है उसकी इजाज़त के बगैर ही अटैक किया है अमेरिका ने,
और लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ऐसी है कि वो बिल्कुल इस मामले में बेपरवाह है, और उन्होंने पूरा निज़ाम दुनिया का तोड़ फोड़ दिया है, तो वो कहाँ रुकेंगे अपनी कांग्रेस के कहने पे भी। उनके नज़र में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और उनको पता है कि हर रिपब्लिकन सदर जो है वो जंग जीतने के बाद वो जीता था, तो उनका ख्याल था कि मैं अगर ये यू टर्न कर लूँ, वो तो कहते थे ना मैं जंगें रुकवाने वाला हूँ, तो यू टर्न करके तो मैं अगर जंग करता हूँ तो मुझे मिड टर्म इलेक्शंस में कामयाबी का चांस है, वरना जो है चांस नहीं है। लेकिन ये भी उनके लिए भी बहुत बड़ा चांस, जिस तरह मैंने कहा कि ईरान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कहीं कोई बॉडी बैग्स ईरान अमेरिका के चले जाएं, अगर वो कहीं ना कहीं इस तरह का नुकसान कर लिया उसने। इसलिए मेरा ये ख्याल था कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि वो हिकमत अमली के जी अरबों के अंदर भी अगर इतना इज़्तिराब हो जाए कि वो खुद जंग रुकवाएं, तो वो एक हिकमत अमली है। लेकिन कहीं ज़्यादा बेहतर होता कि सिर्फ इसराइल पे फोकस करके इसराइल के अंदर इतनी कॉस्ट बढ़ा देते, वो एक दूसरी स्ट्रेटजी थी। लेट्स सी कि उनकी ये मौजूदा स्ट्रेटजी कामयाब होती है या नहीं होती। वैसे भी गल्फ कंट्रीज आपको पता है कि बड़ी देर से डाइवर्सिफाई कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को, उनको पता था कि एक दिन आना है कि ये तेल की तरसील की डिसरप्ट होगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस लिहाज से वो शायद इस कॉस्ट को बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए तैयार हैं। लेट्स सी ये कितनी कॉस्ट ईरानी बढ़ा सकते हैं कि कोई ना कोई उठ के कहे कि अच्छा जी जंग को रोका जाए। कोई इदारा कोई नहीं कहेगा, इन्हीं मुल्कों में से कोई जिसकी कॉस्ट बढ़ेगी वही कहेगा। एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें। अब दुनिया से ये भी सवाल उठे हैं कि अमरीकी अड्डे तो इन ममालिक के अंदर कायम है, सऊदी अरब में बना हुआ है, कतर में बना हुआ है, बहरीन में बना हुआ है, बाकी कुवैत में बैठे हुए हैं। लेकिन जब एयर डिफेंस की बारी आई है तो इसराइल की मदद के लिए तो अमेरिका मौजूद था, इन ममालिक की मदद के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। ये भी सवाल आए हैं, बाद लोगों ने वहाँ से इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे खुर्रम साहब से इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, ये जो हमला शुरू हुआ उससे चंद रोज़ पहले ही मोदी साहब इसराइल का विज़िट करके वापस अपने भारत पहुँचे हैं, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त जंग जारी है। अफ़गानिस्तान की तरफ से पिछले 2-3 माह के अंदर इस कदर शिद्दत आई है पाकिस्तान के अंदर हमलों के अंदर कि उसका इसके अलावा चारा कोई था ही नहीं कि आप उसका सही मुनासिब तरीके से जवाब दें, ताकि उन्हें समझ आए कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं तो आपको भी तकलीफ़ पहुँचेगी, तो एहसास होगा, वैसे एहसास नहीं होगा। तो हम एक ऐसे रीजन में आए जहाँ ईरान के अंदर इसराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग जारी है, ईस्टर्न साइड के ऊपर इंडिया का कुछ भी आप कह ही नहीं सकते कि उसका एक इरादा क्या है। रोज़ वो धमकी देता है, एक बंदा उठ के कि सिंदूर ऑपरेशन अभी जारी है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे पोजीशन करें? जी, सिंदूर ऑपरेशन तो जारी है मलिक साहब, और हम जो अफगानिस्तान की तरफ से देख रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का मगरबी महाज है, जिस पर पाकिस्तान आज भी जो है बरसरे पैकार है। क्योंकि कोई जो आज के दहशतगर्द हैं, इससे पहले के बरक्स कोई बहाना नहीं है, कोई पर्दा नहीं है कि अमेरिका मौजूद है, वो दूसरा मुल्क है तो लिहाजा उसको वहां से निकालने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, या कोई दीनी जहाद कर रहे हैं। तो आज के दहशतगर्द क्या चाहते हैं? ना तो कोई दीन है, ना कोई अमेरिका के खिलाफ जहाद है, क्या है? वो वाजे है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए जिस ईमा पर वो कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान शामिल है। इसलिए पाकिस्तान ने एक बड़े एहतमाम हुज्जत किया दोहा में, उसके बाद इस्तांबुल में, यानी एक से ज्यादा दफा हमने कोशिश की। हमने चाइना के वजीर खारजा को बुलाकर कोशिश की, हमने मॉस्को प्रोसेस के जरिए कोशिश की। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो उससे वाजे हुआ कि जब मॉस्को की मीटिंग खत्म हुई, इसमें तमाम खित्ते के मुल्क मौजूद थे, तो अफगानी वजीर खारजा वहां से उड़कर सीधा नई दिल्ली गए और वहां उन्होंने कई दिन कयाम किया। तो ये जो मिली भगत है या गठजोड़ है, ये बड़ा वाजे है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का। इसी तरह अब यानी मेरे जैसे लोग जो पहले समझते थे कि ये कोई साजिशी थेरी है यहूदो हनूद वाली, ये अब बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई है कि हिंदुस्तान का और इजराइल का एक बड़ा गहरा अलायंस है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तौर पे वही पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है जो इसराइल ने गाजा में और वेस्ट बैंक में कर रहा है, फलस्तीन में कर रहा है। तो हमें ये तो बड़ा वाजे है, हमें क्लियर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो पहली जाहिर हमारी जिम्मेदारी इस चीज की है कि किसी भी मुल्क के साथ हमारी जो जज्बाती वाबस्तगी है उससे पीछे हटकर पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान की सरजमीन
और पाकिस्तान की सरजमीन पर रहने वालों की है, पाकिस्तान के मौशी मफादात की है। और इसमें जो इस वक्त जब तरजीह है वो ये है कि पाकिस्तान जब जो कि हम कह सकते हैं कि मशरकी तरफ भी, मगरबी तरफ भी, और जो जनूब मगरब है उस तरफ भी हमें ये सोचना जरूर है ईरान के बॉर्डर पे कि हमें अपनी निगरानी कायम रखनी है। सीस्तान में भी हमेशा आपको मालूम है कि कोई साजिश जारी रहती है, वहां भी दहशतगर्दी की कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने तो अपनी निगरानी पूरी करनी है, किसी के साथ ओवर कमिट नहीं करना। दूसरा ये कि अगर हमारी कमिटमेंट है तो सऊदी अरब के साथ है, और सऊदी अरब ने सबसे पहले भांप लिया तमाम खलीजी ममालिक में से, जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया था ब्रेक से पहले, कि अमेरिका के अड्डे सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। और अब तो पूरी तरह साबित हो गया कि आप अगर आपके पास अड्डे भी हैं तो अमेरिका आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपको बचाने के लिए अपनी उंगली भी नहीं हिलाएगा, बल्कि अपने लोग और अपने जो हथियार हैं वो वहां से रिमूव कर लेगा। तो लिहाजा ये सबक जो है ये अब अच्छा डॉक्टर मरियम, सऊदी अरब ने पहले भाप लिया था, तो पाकिस्तान के पास सबसे पहली ड्यूटी यही है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, ओवर कमिट ना करे। पाकिस्तान इस वक्त सबसे बेहतर पोजीशन में है कि जब भी, चाहे 4 हफ्ते बाद, 4 महीने बाद कोई निगोसिएशन होगी, तो पाकिस्तान उसमें, ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान उसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। डॉक्टर मरियम, जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है, मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन मामलात का, आप लोग मेरे से बहुत बेहतर राय दे सकते हैं। तो मैंने कहा अव्वल तो जंग ना होती तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वहाँ से दहशतगर्दी इतनी आ रही थी कि आपको रोकने के लिए उस दहशतगर्दी को कुचलना पड़ेगा, चाहे आपको अफ़गानिस्तान के अंदर कंधार या काबुल तक जहाँ पे भी जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप चले गए हैं, जंग आपने छेड़ ली है, तो अब आपको इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना पड़ेगा। आप एक बफर जोन क्रिएट करें अफ़गान इलाके में। इवन आपको वो कौन सा उनका वो बड़ा फेमस कॉरिडोर है, अगर वाखान कॉरिडोर भी टेक ओवर करना पड़ता है तो यू शुड डू दैट। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पड़ेगा। डॉक्टर मरियम जी, बहुत आपने अहम बात की तरफ इशारा किया कि मैं खुद ज़ाती तौर पर भी मैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को डिप्लोमेसी में पसंद करती हूँ कि कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स भी होने चाहिए और कहीं ना कहीं फिर यूज़ ऑफ फोर्स भी होना चाहिए और कोएर्जन भी होना चाहिए। लेकिन चूंकि मामलात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि ये जो अफ़गानिस्तान के लोगों का भी इंटरेस्ट था, एक बहुत स्मॉल पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने हाथ पे लेकर हाईजैक किया हुआ था, और उस ग्रुप ने कहीं भी अपने लोगों की एस्पिरेशंस को, उनके इंटरेस्ट को नहीं देखा। उन्होंने ये भी नहीं अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए खैर ख्वाही के जज्बात थे, और वो जज्बात सिर्फ दिलों तक नहीं थे लिमिटेड, बल्कि वो जज्बात प्रैक्टिकली भी मैनिफेस्ट किए रहे हैं पाकिस्तान बहुत सारे डेकेड से। तो अब चूंकि पाकिस्तान ने एक ज़रा हाई हैंडेड अप्रोच ले ली है विद अफगान तालिबान गवर्नमेंट, उसके पीछे कुछ मुझे लगता है कि एक मैसेजिंग भी है और एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है उन बैकर्स को और उन सपोर्टर्स को जो इनके पीछे हैं और जो पाकिस्तान के ऊपर पैदल पे हमले करवा रहे थे टेररिज्म के। उन बैकर्स और उन सपोर्टर्स को ये मैसेज देने की पाकिस्तान को मुझे लगता है कि ज़रूरत पेश आई हुई है। ये सारी इतनी जो मिलिटेंट तरीके से जो है पाकिस्तान काइनेटिक ऑपरेशंस करके जो है टीटीए के साथ इस वक्त जो है निपट रहा है, उसके इसलिए पाकिस्तान को कि वो जो बैकर्स हैं वो समझ जाएं कि पाकिस्तान अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वुड इट टॉलरेट कि इसका वेस्टर्न फ्रंट जो है वो किसी भी और नॉन स्टेट एक्टर या मिलिटेंट ग्रुप जो है वो उसके हाथ में आ जाए और वो किसी और मुल्क की एमा पर जो है उसको इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के पास क्रेडिबल एविडेंसेस हैं। क्रेडिबल एविडेंसेस जो है वो हमारे पास मौजूद भी हैं, और सबसे पहले आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के हैं अजय डोवल साहब, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ें तो वो क्लियरली, बहुत ब्लेटेंटली बीएलए का और टीटीपी का नाम लेते हैं अपने जहां भी वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में या कहीं भी जब वो टॉक्स कर रहे होते हैं, कि वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू मेक केपीके एंड बलूचिस्तान अनअफोर्डेबल फॉर पाकिस्तान। तो आप समझ लीजिए कि अब अमेरिका ने खुद को इस खत्ते में रेलेवेंट अगर रखना है तो वो उनका जो फ्रंट लाइन है या फ्रंट मैन है, जो एलाई है, वो इंडिया है इस रीजन के अंदर। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि
एक बहुत क्लोज नेक्सस अटैच उन्होंने कर लिया है अपने साथ इसराइल को, जो है उन्होंने उस वक्त पॉस्चरिंग की। और ये जो है रिसेंट 2-3 दिनों क्या में पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर के साथ एक कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इन्फोर्स करे, बाकायदा पूरी कुव्वत के साथ वहाँ बनाया जाए, एक बफर जोन क्रिएट किया जाए ताकि वहाँ से स्पिल ओवर ख़त्म हो जाए? इसके अलावा तो कोई हल नहीं समझ आता मुझे। आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है जो पश्तून एथनिसिटी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर, उसके साथ जो है पाकिस्तान को रिप्रोचमेंट करनी चाहिए और साथ ही साथ पाकिस्तान को मुसलसल पॉस्चरिंग करनी चाहिए। जो और एथनिसिटीज़ हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको जो है किसी ज़माने में जब तालिबान के साथ पाकिस्तान के कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ एक खास पॉस्चरिंग अच्छे पॉजिटिव साइड की तरफ होती थी, तो पाकिस्तान के ने गिव अप किया हुआ था उन सारे एलिमेंट्स को जिस तरह के नॉर्दर्न अलायंस के अंदर एलिमेंट्स थे, और उनके साथ इंडिया के जो है गर्मजोशी के ताल्लुकात थे। तो आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान नीड्स विद अफगानिस्तान, जहाँ पे बिल्डिंग हो, जहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हों जो कि पाकिस्तान को जो है इंश्योर करेंगे ये खिता जो है नंगाहार और पक्तिका और खोस्ट, ये सारे इलाके मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं बॉर्डर एरिया से करीब। और यहाँ पर जो पश्तून पॉपुलेशन थी जिसको पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ अपनी जो फॉरेन उसके अंदर उनको इंस्ट्रूमेंटल समझा है, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको जो है पाकिस्तान एंगेज करे। एजाज चौधरी साहब बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, आपसे भी मैं इस पे राय चाहूँगा। अफगानिस्तान वाली जंग में हम जहाँ जाके चाहे हमारी फ़ौज हमला कर सकती है, लेकिन इस जंग को सस्टेन करना हमारे मफाद में नहीं होगा। तो एक बफर जोन क्रिएट करना चाहिए जहाँ से टेररिज्म का स्पिल ओवर हमेशा के लिए बंद हो जाए। अफगान बॉर्डर एरियाज़ के साथ साथ आपको चाहे लैंड कैप्चर करनी है, वो अफगान कॉरिडोर टेक ओवर करना है, वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन अब जंग है तो आपको वो यकीनी बनाना चाहिए। आपकी राय? जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त किया है ये बहुत ज़रूरी था। यानी 4 साल हमारा खून बह रहा था और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ खामखा इस किस्म का पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ठीक किया है, ये हमारी ज़रूरत थी इस वक्त की, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, बड़ा जुल्म किया उन्होंने। दूसरी बात ये है कि जो बॉर्डर बंद किया है ये भी बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जिस तरह का जो मुझे जो पता चला है, मालूमात यही है कि जो टीटीए की जो लीडरशिप थी, आधी से ज़्यादा ट्रांजिट ट्रेड उनकी अपनी थी। वो सैकड़ों के हिसाब से कंटेनर्स वो लेते थे, यहीं पाकिस्तान में डंप करते थे, हमें नुकसान भी पहुंचाते थे और वो पैसा भी उससे कमाते थे। और आजकल सुना है कि ड्रग ट्रेड से कमा रहे हैं। तो ये बॉर्डर भी थोड़ी देर बंद रखना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए ज़रा थोड़ा सा ये जो कैपेसिटी है ख़त्म करनी, यानी जो अमेरिका का इतना छोड़ा हुआ असला है वो सारा डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। उनकी कमर तोड़नी ज़रूरी है। हमें कोई इस मामले में ज़्यादा बेचैन और परेशान नहीं होना चाहिए। और फिर वो आप जो कह रहे हैं कि बफर जोन अगर बनता है बहुत अच्छी बात है। अगर हम ये कर सके, वैसे वो मानेंगे नहीं इसको, वो आपको पता है वो तो फ़ौरन ही यानी अपनी पोस्टें आगे ले आएंगे और फिर हमें उस तरह का ये सिलसिला चलता रहना पड़ेगा। हमें उनकी कैपेसिटी जो है वो तोड़नी पड़ेगी। ये अभी मरियम साहिबा शायद बात कर रही थी कि पाकिस्तान की वहाँ पे एंगेजमेंट होनी चाहिए और नॉन पश्तून या दूसरे ग्रुप्स के साथ या पश्तून ग्रुप्स के साथ भी। मैं समझता हूँ कि अब फॉर ए वाइल हमने ये पॉलिसी बड़ी देर इस्तेमाल कर ली है। हमें अब अफगानिस्तान के साथ कुछ देर के लिए बॉर्डर बंद करके उनको कहें कि अपने मसाइल अब आप खुद हल करें। हम उस रजीम चेंज की तरफ जो है ना, मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। हमें जो भी करना चाहते हैं अफगानी खुद करें। हमें काफ़ी हमने यानी इनसे सह लिया है। पहले हम पख्तूनों की हम हमायत कर देते थे, कभी फिर हम यानी जो नॉर्दर्न अलायंस टाइप टाइम एजाज साहब ख़त्म हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे इन कमिंग डेज। एजाज चौधरी साहब, खुर्रम दस्तगीर, मरियम, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।